नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी इस इकोनॉमिक सीरीज का दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, आपको याद होगा। और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस क्या होती हैं, और इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के बीच का अंतर क्या है। इन सब के बीच में हमने ये भी डिस्कशन कर लिया था कि सेंट्रल प्रॉब्लम या जो किसी भी अर्थव्यवस्था की मुख्य केंद्रीय समस्याएं क्या होती हैं और उन समस्याओं का निदान कैसे हो सकता है। इसी कड़ी में हमने ये भी डिस्कशन किया था कि किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और इसी कड़ी में आज का नया जो डिस्कशन है वो इस पर होगा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं। आज का जो डिस्कशन है वो इस बात पर है कि अर्थव्यवस्था के क्या प्रकार होते हैं। तो प्रकार में मैंने जो पहला प्रकार आपके साथ डिस्कस किया था, याद होगा आपको, उसमें उत्पादन के आधार पर जब हम अर्थव्यवस्था देखते हैं तो उत्पादन के आधार पर का मतलब हुआ ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को हम तीन प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला जो प्रकार है उसे हम मान सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और कई बार हम इसके लिए एक पूंजीवाद शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या इसे हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोलते हैं। और दूसरा जो टाइप है अर्थव्यवस्था का उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है उसको यूजुअली हम लोग सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी बोलते हैं, इंग्लिश में सोशलिस्टिक इकोनॉमी कहते हैं। कई बार इसे हम नियंत्रित अर्थव्यवस्था, कमांड इकोनॉमी, रेगुलेटेड इकोनॉमी ऐसा शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त जो तीसरा प्रकार है उत्पादन में उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसे मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। और यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि जब अर्थव्यवस्था का नेचर पढ़ाया जा रहा है तो वो नेचर किन मुद्दों को इंक्लूड कर रहा है इस पर विशेष ध्यान देना है। तो जब ये मैं कहता हूं कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है तो वहां हमें यह पता होना चाहिए कि किस आधार पर पूछा जा रहा है। तो अगर उत्पादन के आधार पर पूछा जा रहा है तो उत्पादन कैसे होगा। जैसे अगर मैं कहूं उत्पादन के साधन, तो उत्पादन के जो साधन हैं वो सामान्यतः चार मुख्य साधन होते हैं, है ना। जैसे पहला हो सकता है भूमि यानी कि लैंड, है ना। दूसरा क्या होता है श्रम, इसका मतलब लेबर। और तीसरा होता है पूंजी, पूंजी मतलब कैपिटल, है ना। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, पूंजी। और इसके बाद होता है उद्यमशीलता। तो उद्यमशीलता क्या होती है, जिसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये चार चीजें किसी भी उत्पादन के प्रमुख कारक होते हैं। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिखते हैं फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो उत्पादन के चार स्थिर कारक होते हैं। कोई भी उत्पादन इन्हीं चार चीजों से होता है। तो अब जब मैं कहता हूं उत्पादन के आधार पर, तो किसी भी देश के अंदर अगर उत्पादन करना है तो ये जो उत्पादन के साधन हैं उनको कौन रेगुलेट करता है, कैसे उत्पादन होगा, भूमि पर स्वामित्व किसका होगा, श्रम किस तरीके से काम करेगा, पूंजी किसके पास होगी, पूंजी पर नियंत्रण किसका होगा, उद्यमशीलता कैसे आएगी, ये सब मुद्दों को सुलझाने का प्रयास इसी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले हम यहां पर एक हेडिंग डाल सकते हैं, दैट इज
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या जिसको आप कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बोल सकते हैं, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब क्या है? तो इसको एकदम सरल भाषा में समझ सकते हैं कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का संबंध जो है वो निजी क्षेत्र से, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का संबंध जो है वो अहस्तक्षेप से है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर पूंजीवादी लोगों का के पास निर्णय का अधिकार होता है, जहां पर सरकार का नियंत्रण बहुत कम होता है। सरकार नियंत्रण नहीं करती, बल्कि सरकार एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सहायक की भूमिका में होती। तो यहां पर ऐसा कहा जा सकता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों, जो संसाधन है, संसाधन कौन से? उत्पादन के। संसाधनों पर स्वामित्व, संसाधनों पर स्वामित्व बाजार का होता है, ठीक है, बाजार का। तो इसका मतलब यह हो गया कि रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय, ठीक है, तो रिसोर्सेस किसके पास हैं? बाजार के पास। ओन्ड बाय मार्केट, तो बाजार के पास संसाधन होते हैं। अब बाजार किनसे बनती है? निजी क्षेत्र के लोगों से। तो हम यहां पर किस, जैसे कहा कि संसाधनों पर स्वामित्व बाजार के लोगों का है, ठीक है, और इसी बाजार के लोगों पर अगर देखा जाए तो हम दूसरा यहां पर यह भी कह सकते हैं कि क्या उत्पादन करना है ना? जब हर चीज आपके पास है, कैसे और किसके लिए, किसके लिए उत्पादन करना है? तो इसका मतलब व्हाट, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड टू whom टू प्रोड्यूस, whom टू प्रोड्यूस। इसका निर्णय कौन लेता है? बाजार शक्तियों द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? बाजार शक्तियों द्वारा लिया जाता है। तो बाजार शक्तियां मतलब डिमांड सप्लाई, बाजार शक्तियों, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि इसका निर्णय कौन लेता है? मार्केट के द्वारा लिया जाता है, यहां पर ये लिखा जा सकता है। तो मार्केट फोर्सेस इसका निर्णय लेते हैं बाजार शक्तियों द्वारा। तो इसको हम अगर बहुत सिंप्लीफाई करें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, निजी क्षेत्रों, सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यहां पर यह काम किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर के द्वारा यह काम यहां पर किया जाता है, ठीक है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, टू whom टू प्रोड्यूस, जो केंद्रीय समस्याएं थी उनका सॉल्यूशन यहां पर निजी क्षेत्र के लोगों के द्वारा लिया जाता है, ठीक है। अब कई बार कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को लेकर एक बात याद रखनी है कि इस अप्रोच के बहुत बड़े समर्थक थे एडम स्मिथ, जिन्हें हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स ने एक बुक लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, और यह बुक लिखी गई 1776 में। आपको ध्यान रखना है कि एडम स्मिथ की यह थ्योरी क्यों आई। देखो जी, जब एडम स्मिथ का समय पीरियड था तो उस समय पूरी दुनिया में फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी, पहली औद्योगिक क्रांति। और औद्योगिक क्रांति अगर चल रही है तो जैसे मान लो आप भी कोई उद्योग करते हैं, उस उद्योग से आप अधिक से अधिक लाभ कब कमाएंगे? जब उस उद्योग में काम करने वाले लोग ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे और उस उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के निर्णय अगर आपको खुद लेने दिए जाएंगे तो आप बेहतर उत्पादन भी करेंगे और बेहतर मांग की पूर्ति भी कर पाएंगे। तो उसी चीज को यहां पर एडम स्मिथ ने समझाने का प्रयास किया कि देखो, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, टू whom टू प्रोड्यूस, ये सब आपको बाजार पर छोड़ देना चाहिए। बाजार जो मांगती है, जो बाजार कहती है, उसी के अनुसार उत्पादन करना चाहिए। तो यानी कि इस बाजार को यहां पर एडम स्मिथ, यहां पर ये जो निर्णय है आपके पास कि क्या उत्पादन करना है, कैसे करना है, ये सब इनविजिबल हैंड्स में दे दिया।
किसमें दे दिया? अदृश्य हाथों में। अब ये बताओ, कई बार आप मान लीजिए उत्पादन करते हैं, तो प्रोडक्शन आप जो करते हैं या कोई भी चीज बेचते हैं, तो जिस चीज की मार्केट में यूटिलिटी होती है तो वही चीज तो हम बेचने का प्रयास करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई ऐसी चीज बनाने लग जाएं जो यूनिक हो और कोई बिकती ना हो। जैसे आज के समय में अगर आप सीडी प्लेयर बनाने भी लग जाओगे तो क्या कोई उसे खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसकी यूटिलिटी नहीं है। और प्रोडक्शन की तो डेफिनेशन होती है कि व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज दैट विच हैज यूटिलिटी। उत्पादन उसे कहते हैं जिसकी कोई उपयोगिता होती है। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि एडम स्मिथ साफ साफ एक मैसेज देते हैं पूरी इकोनॉमी को, पूरे देश को, पूरे लोगों को जो उद्योगों से जुड़े हैं कि देखो भाई, अपनी होशियारी नहीं चलानी। यू हैव टू प्रोड्यूस व्हाट आर इन डिमांड। जो भी मांग में है उसे ही प्रोड्यूस करिए, ठीक है? तो इनविजिबल हैंड से चलाते हैं बाजार को, ठीक है? अब यहां पर एडम स्मिथ ने कहा कि यहां पर काम करने वाले लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो लोग, यानी कि ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य, तो ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य क्या है? प्रॉफिट, ठीक है जी, प्रॉफिट। बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये इनका उद्देश्य है, यानी कि उच्चतम या अधिकतम लाभ अर्जित करना यहां पर इनका प्रमुख उद्देश्य हो गया, ठीक है जी। तो इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत काम करने वाले लोग अधिकतम लाभ के लिए काम करते हैं। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो दिन रात काम करते रहते हैं, क्योंकि उनका मोटिवेशन क्या है? उनका मोटिवेशन है अधिक से अधिक लाभ कमाना। तो यदि कोई भी व्यक्ति बहुत सारे पैसे रखता है तो हम क्या कहते हैं कि ये पूंजीपति है। तो पूंजीपति का मतलब बहुत सारा पैसा उनके पास, ये है उसका मतलब, है ना? तो पूंजी का मतलब है पैसा और पति मतलब वो उसका स्वामी है। तो वही चीज यहां पर दिखा रहे हैं कि अक्सर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, जो लोग बहुत काम करते हैं, बहुत लाभ कमाते हैं, तो वो पूंजीपति होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत करके वो चीज कमाई है। अच्छा, अगर आप कोई बिजनेसमैन है, आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? सरकार आपके काम में दखल दे या ना दे? तो आपका स्वाभाविक जवाब होगा कि हम ये चाहेंगे कि सरकार हमारे काम में कोई दखल ना दे, है ना? तो वही चीज यहां भी है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेष शर्त है ना? इसकी शर्त क्या है? लेजेस फेयर पॉलिसी। ये किसका अनुसरण करती है? लेजेस फेयर पॉलिसी का अनुसरण करती है। मतलब ये अनुसरण करती है अहस्तक्षेप की नीति का, ठीक है? अहस्तक्षेप की नीति का मतलब क्या हुआ? इसका प्रमुख उद्देश्य यह है, यानी कि एडम स्मिथ ने साफ साफ कहा कि भैया पूंजीवादी लोगों को या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार को अपना जो इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है, उसे कम कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? कम कर लेना चाहिए, सीमित कर लेना चाहिए। लेकिन इस पूरी अर्थव्यवस्था के अंदर इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट ही तो नहीं होंगे, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी होंगे। लेकिन फिर भी अगर सरकार यहां पर अपने हस्तक्षेप को कम कर ले, सीमित कर ले, तो निजी क्षेत्र क्या करेगा? संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा। जैसे आप उदाहरण के तौर पर कौन सी इकोनॉमी को लेते हैं? तो उदाहरण के तौर पर हम लोग लेते हैं अमेरिका की इकोनॉमी को। किस अमेरिका में बड़े बड़े उद्योग लगे, क्यों लगे? क्योंकि वहां पर अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी नेचर का या पूंजीवादी प्रकृति का रखा गया। अच्छा, यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई रोल नहीं होता? नहीं, सरकार का रोल होता है, लेकिन सरकार की सीमित भूमिका होती। अब मैं अगर सरकार की भूमिका देखने लगूं यहां, तो सरकार या गवर्नमेंट का रोल क्या हो सकता है? भैया, सरकार और गवर्नमेंट का रोल, अरे टैक्स कलेक्शन में हो सकता है ना? टैक्स कलेक्शन करिए, करके संग्रह में हो सकता है, हम कमाएंगे उसमें से, आप लेना जो हिस्सा लेना है आपको।
बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में हो सकता है। बोलिए ना। हाँ जी। आपको जानकारी होनी चाहिए कि जब हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद के लोगों के हिसाब से छोड़ देते हैं तो वो सड़कें, पानी, बिजली ये तो आपको नहीं बना के देंगे ना, वो तो अपना व्यवसाय बनाएंगे। तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि अर्थव्यवस्था को पूंजीवाद रहने दो, उत्पादन को पूंजीवाद के अनुसार चलने दो, लेकिन सरकार ईमानदार हो, जहां पर भारी भरकम टैक्स वसूले और वो टैक्स वसूल कर अर्थव्यवस्था का विकास करे, अर्थव्यवस्था में बिजली, पानी, सड़क इन सभी चीजों को लेकर आए, है ना। तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अवसंरचना का विकास करे, साथ ही साथ जो लॉ एंड ऑर्डर है वो भी मेंटेन करने का काम करे, है ना। लॉ एंड ऑर्डर है वो भी क्या करे, मेंटेन करे। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, अब ये कोई कह दे कि जी इसका मतलब क्या ये है सर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पुलिस नहीं होगी, चोरियां बढ़ जाएंगी, नहीं है ये सब नहीं। ये उत्पादन से संबंधित, केवल आपको ध्यान रखना है कि पूंजीवादी की अर्थव्यवस्था की विचारधारा उत्पादन से संबंधित विचारधारा है, ठीक है। यानी कि देश को प्राइवेट लोगों के हवाले नहीं कर देना, उत्पादन को प्राइवेट लोगों के हवाले कर देना है, यहां पर यह बात कही जा रही। अब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में जनरली हम ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर सरकार का कम नियंत्रण होगा, जहां पर सरकार का रोल कम होगा, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को सामान्यता हम ये कह सकते हैं कि ये अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्र के हाथ में है, बाजार के हाथ में है, उत्पादन मांग के अनुसार होता है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में अन्य पक्षों में सरकार की कोई भूमिका नहीं, ठीक। अब इसके अगर हम दूसरे आयाम देखें कि इसकी क्या कुछ खामियां हो सकती हैं, तो बड़ी खामियां हैं। यहां पर आपको अगर मैं इसकी कुछ कमियां देखूं या डिसएडवांटेज देखूं, ये साइड में लिख देता हूं कि कमियों में हमें यहां पर शोषण दिखाई देता है, एक्सप्लॉइटेशन दिखाई देता है। देखा है, बताइए आप, कमियां देखिए। क्या अधिक लाभ कमाने के चक्कर में जो हमारा एक वर्ग है जो काम करेगा उसका शोषण किया जाएगा। जैसे आप हम ही दुकान कोई खोल ले तो हम अपने एम्प्लॉय को क्या बोलते हैं कि नहीं 8 घंटे नहीं 10 घंटे करना पड़ेगा, 15 घंटे करना पड़ेगा, 16 घंटे करना पड़ेगा। पिछले दिनों आपने देखा होगा कई बार प्राइवेट कंपनियां अपने एम्प्लॉयज पर इतना वर्कलोड डाल देती हैं जिससे कि कई लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं। पिछले दिनों एक ईवाई नाम की कंपनी में एक महिला काम कर रही थी, उस पर लगातार इतना वर्कलोड डाल दिया गया कि उसने अपनी आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि इतना ज्यादा एक ही व्यक्ति का शोषण कर लेना, उससे फिर आपको वहां पर देखने को मिलेगा कि लोगों का शोषण होने लग जाएगा और फिर लोग उससे डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो शोषण एक हो सकता है रीजन। फिर दूसरी समस्या है वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन। वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यह हो गया धन का संकेंद्रीकरण। अब धन का संकेंद्रीकरण का मतलब क्या है? आप सामान्यता क्या देखते हैं? आप यही चीज तो देखते हैं। जब मैं कहता हूं धन का संकेंद्रीकरण, तो धन के संकेंद्रीकरण का मतलब है धन का संकेंद्रीकरण, ठीक है। कि अमीर आदमी के लिए पूरी की पूरी भीड़ काम कर रही है, लेकिन पैसा किसी एक ही व्यक्ति के पास जा रहा है। जैसे आजकल आप देखो, पूंजीवाद का एक एग्जांपल देते हैं, अंबानी जी, अडानी जी, है ना, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे वो बजाज, टाटा, बिरला। कितना आदमी सुबह से शाम तक 10-10 घंटे, 15-15 घंटे टास्क पूरा करता है, लेकिन जो उसका लाभ है वो ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को मिलता है, नीचे व्यक्तियों को नहीं मिलता। तो पूंजीवादी में एक ये है कि धन का संकेंद्रीकरण होता है, जिससे आय की असमानता आ जाती है, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी हो जाती है, आय की असमानता आ जाती है। एक ये समस्या है ना। तो आय की असमानता आएगी तो आप जरा सोचिए, कई बार हमने क्या देखा है कि
जब हमारे संविधान को हम पढ़ते हैं, हमारे संविधान में तो बिल्कुल कहते हैं कि आय की समानता के लिए काम करना है, हर किसी को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको रोजगार में समान अवसर देने हैं, सबके लिए समान अवसर लेकर आने हैं, धन का संकेंद्रीकरण नहीं होने देना है ना। डीपीएसपी पढ़िए, राज्य का काम है ये। लेकिन वही बात है कि यहां पर सारी इकोनॉमी कंट्रोल हो चुकी है पूंजीपतियों के पास, तो इसीलिए ये बड़ा कठिन निर्णय होगा उनके लिए और आय की असमानता बढ़ जाएगी। तो हो सकता है कि जो लोग गरीब हैं वो हमेशा गरीब ही बने रहें। तो इस समस्या में आपको गरीबी भी देखने को मिल सकती है, पॉवर्टी भी देखने को मिल, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो हमेशा गरीब है वो गरीब ही रहेगा, और अमीर आदमी जो बैठे हुए हैं उनके पास खूब पैसा होगा, तो ऐसी सिचुएशन में वो एकाधिकार भी जमा सकते हैं और मोनोपोली भी कर सकते हैं, तो मोनोपोली भी हो जाएगी उनकी, है ना। तो ये यहां पर कुछ चिंताएं भी हैं, फायदे भी हैं इसके। फायदे क्या हैं अब ये बताओ, जरा सोचकर आप देखिए। अगर मैं इसके फायदे की बात करूं तो जो भी व्यक्ति मेहनत से काम करता है, आप जरा सोचकर देखो, जो भी व्यक्ति मेहनत से काम करता है उसको उच्च रिवॉर्ड भी तो मिलता है। बढ़िया चीज बना लीजिए, खूब पैसा मिलेगा आपको, हाई रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इंसेंटिव मिलते हैं, है कि नहीं, बोलिए। यानी कि आपका जो टैलेंट है उसको सराहते भी तो हैं। खूब बोनस, खूब रिवॉर्ड, ये तभी मिलेगा जब आपका मालिक कमाएगा ना। अब यहां पर देखो कंपटीशन बहुत है, तो उच्च प्रतिस्पर्धा होगी, तो हाई कंपटीशन भी होगा, और हम सबको पता है जब कभी भी हाई कंपटीशन होता है तो क्वालिटी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सब इंप्रूव करता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पर इस तरीके की व्यवस्था होगी, वहां हमें देखने को मिलेगा उस अर्थव्यवस्था में कि वो अर्थव्यवस्थाएं उच्च तकनीकी का प्रयोग कर रही होंगी। उन अर्थव्यवस्थाओं में लोगों को काम के बदले बेहतर रिवॉर्ड मिल रहे होंगे। उन अर्थव्यवस्थाओं में कंपटीशन हाई है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होगी और उनके पास ड्यूरेबल, टिकाऊ वस्तुएं होंगी। यही आज एग्जाम्पल भी हम तौर पर देखते हैं कि नहीं। लेकिन मैंने आपको समस्याएं भी बता दी और उसके फायदे भी बता दिए। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया कि क्या सब पॉसिबल है मार्केट इकोनॉमी में, अब ये देखो बाजार के पास है, इसीलिए हम इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी किसके कंट्रोल में, मार्केट के कंट्रोल में, इसीलिए हम इसे मार्केट इकोनॉमी या बाजारवाद या बाजार अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। ठीक है। अब इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आपसे पूछा जाए, क्या मार्केट इकोनॉमी के अंतर्गत, बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समावेशी विकास संभव है? समावेशी मतलब सबका समान विकास संभव है। समान विकास का मतलब होता है, समावेशी विकास का मतलब होता है कि डेवलपमेंट फॉर ऑल। तो डेवलपमेंट फॉर ऑल, देखो यहां पर मैंने क्या कहा कि अगर गवर्नमेंट अपने रोल को ठीक से समझे तो समाज के उस सेक्शन तक जो लोग इसमें पीछे पिछड़ रहे हैं, जैसे गरीब आदमी, आय की असमानता, जो अमीर है वो अधिक अमीर हो रहे हैं, तो जो पीछे है ना उनको सपोर्ट करना पड़ेगा सरकार को यहां पर, है ना। तो समावेशी विकास के लिए सरकार को बड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो आय के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे, नई तकनीकी आएगी, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, देश में रोजगार बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा, एफडीआई बढ़ेगा, है कि नहीं। तो उसके कई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट हैं। इसका मतलब कि कोई भी देश पूंजीवादी देश है या नहीं है, यह हम इस आधार पर तय करते हैं कि वहां उत्पादन पर नियंत्रण किसका है। अगर उत्पादन के संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण है तो हम मानकर चलेंगे
कि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं। लेकिन अगर उत्पादन के संसाधनों पर बाजार का नियंत्रण है या बाजार के हवाले है उत्पादन, तो हम मानकर चलेंगे कि यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर। दूसरा प्रकार, इसको हम कहते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। और समाजवादी अर्थव्यवस्था को जनरली इंग्लिश में कहा जाता है सोशलिस्टिक इकोनॉमी, और कई बार हम लोग इसे सोशलिज्म भी कहते हैं। अच्छा, समाजवादी अर्थव्यवस्था में यहां पर हमें समाजवाद सारे सांस्कृतिक और कल्चरल और सोशल पॉलिटिकल उस एस्पेक्ट में नहीं रखना, हमें उत्पादन के परिप्रेक्ष्य में देखना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं कई दफे, ठीक है, नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी। अब आप ये कहेंगे क्यों कहते हैं, इसके नाम से ही समझ जाओगे। अब यहां पर हम कहें कि उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण, उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण केंद्रीय शक्तियों द्वारा। तो सिंपल हो गई बात। केंद्रीय शक्तियों द्वारा का मतलब साफ साफ समझिए, तो रिसोर्सेस आर कंट्रोल्ड बाय या ओन्ड बाय अथॉरिटी या गवर्नमेंट, ऐसे लिख सकते हो। यानी कि सरकार ने किसी को कहा हो कि तुम काम करना, तो वो संस्था नहीं, तो सरकार खुद, है कि नहीं। तो रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय, यानी कि जो उत्पादन के संसाधन है उनके ऊपर सरकार का नियंत्रण है ना। केंद्रीय शक्तियों से संबंध यहां पर सरकार का है। और उसी तरीके से चले अगर हम कि व्हाट, हाउ, टू होम, टू प्रोड्यूस, है ना, क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, यह कौन तय करता है, सरकार द्वारा तय। सरकार इसलिए कहता हूं, कई दफे हम इसको राज्य भी कह सकते हैं, राज्य द्वारा तय। आपको जो उपयुक्त शब्द लगे वो लिखिए आप, है ना। आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 12 के अंतर्गत कि राज्य क्या है ना, वही राज्य समझ लो आप। अथॉरिटी, कोई भी शक्ति या कोई भी सरकार या गवर्नमेंट या स्टेट या कोई भी अथॉरिटी। तो क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, यह तय किया जाता है सरकार या राज्य के द्वारा। अच्छा, सरकार और राज्य जब तय करती है तो उत्पादन लोगों की आवश्यकता अनुसार किया जाता है, ठीक है। प्रोडक्शन विल बी अकॉर्डिंग नीड ऑफ पब्लिक। उत्पादन लोगों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। उत्पादन लोगों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। आवश्यकता क्यों लिख दिया, मांग क्यों नहीं लिख दिया? देखो, मांग में तो कुछ भी मांग लेंगे वो, है ना। जैसे अगर मैं कहूं आज भारत के लोगों की आवश्यकताएं क्या हैं, तो आप कहोगे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ हवा, बेहतर परिवहन, ये आवश्यकताएं हैं। बट मांगने में अगर मैं कहने लग जाऊं कि नहीं, भारत में लोगों की आवश्यकताएं हैं बुलेट ट्रेन, तो ठीक है, आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं हां समय की मांग है बुलेट ट्रेन, क्योंकि लोगों को और ज्यादा एफिशिएंट, सक्षम बनाना है। तो वहां पर हम इन दोनों के अंतर, मांगने में तो कुछ भी, अब मैं रोटी, कपड़ा, दाल, मतलब हम अनाज खिलाने की बात कर रहे हैं, दाल चावल, और मांगने वो पिज्जा मांग लेगा। तो खाना दोनों का यूटिलिटी दोनों की सेम है, लेकिन सरकार भाई पिज्जा तो नहीं खिला पाएगी आपको, है ना।
तो उत्पादन लोगों के अनुसार, लोगों की आवश्यकता के अनुसार। अच्छा, यहां पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि सरकार का नियंत्रण है, तो इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसके ऑब्जेक्टिव को हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसका सिंपल ऑब्जेक्टिव है, बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि मां कितना तोप चलानी, नहीं। सिंपल ऑब्जेक्टिव है समाज कल्याण, इसको ऐसे मान सकते हो सोशल वेलफेयर। अच्छा, अगर और अप्रोप्रिएट लिखना है तो कई बार हम इसको पब्लिक वेलफेयर भी लिखते हैं, और हिंदी में इसे लोक कल्याण भी लिखते हैं। आपको जो शब्द सही लगे। लोक कल्याण मतलब सरकार नहीं चाहती अमीरी गरीबी खाई दुनिया भर का ये तीन ताम हो। मैं सोशलिस्टिक बात करता हूं तो हमें याद रखना है कार्ल मार्क्स साहब को। कार्ल मार्क्स साहब ने एक बुक लिखी दास कैपिटल, ठीक है। कार्ल मार्क्स गुस्सा हो गए एक बार। क्यों गुस्सा हो गए? क्योंकि 17th सेंचुरी, मतलब जब अगर हम देखें तो जब पहली क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति, तो वो दौर था एडम स्मिथ का। तो उद्योग वगैरह को देखकर एडम स्मिथ ने कहा कि अरे उद्योगों में अगर खूब लाभ कमाना है तो सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बल्कि दूर से देखना चाहिए और निजी लोगों के हाथ में छोड़ दो, खूब उत्पादन होगा और काम करने वाले लोगों को प्रॉफिट के आधार पर काम करना चाहिए, लोक कल्याण के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो लोगों ने शोषण करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने खूब घंटों काम कराया लोगों से। जब वो ज्यादा काम कराने लग गए तो पता चलता है गरीब आदमी का शोषण होने लग गया, और इस प्रकार की समस्याएं होने लग गई कि धन का संकेंद्रीकरण हो गया, शोषण हो गया, आय की असमानता हो गई, अमीरी गरीबी की खाई हो गई। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि ये क्या है? किसी कंपनी में जो उसका मालिक है वो मलाई खाता है और नीचे हुए बैठे हुए लोग वो काम करते हैं, खूब प्रॉफिट कमाते हैं, तो उनको उसका एक टका भी नहीं मिलता। तो कार्ल मार्क्स का थ्योरी का क्या था कि वो चाहते थे कि जो भी कमाया जाए वो सब में बराबर का वितरण हो। इसका मतलब कार्ल मार्क्स का दिमाग ये कहता है कि अगर कोई चीज 100 रुपया कमाई गई तो उस पर सबका हक है ना। कोई एक आदमी जो मालिक है उसने कंपनी खोल दी उसका हक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ये चाहते थे, वो आय की समानता लाना चाहते थे, वे वितरण को बेहतर करना चाहते थे, संसाधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे कि कोई एक व्यक्ति संसाधन का मालिक नहीं हो सकता। यह बिल्कुल वैसे है जो जमींदारी प्रथा हम पढ़ते। जमींदारी प्रथा में बेचारा गरीब किसान खूब जमींदारी करता और खूब अनाज उगाता और उसके बाद उस अनाज को हड़प लेता जमींदार, तो उसको हम पूंजीवाद कह सकते हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स जब इसे होता हुआ देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि अनाज तुमने उगाया है तो तुमको ज्यादा हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, ना कि जमींदार को कम हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यानी कि समानता आनी चाहिए। कार्ल मार्क्स का यह अप्रोच है। तो क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किनके लिए उत्पादन करना है, यह सब कुछ राज्य तय करेगा और लोगों की आवश्यकता के अनुसार उत्पादन होगा, यह चीज तय की गई और समाज कल्याण पर ध्यान दिया जाए। कार्ल मार्क्स बिल्कुल इस चीज के फेवर में नहीं है कि शोषण किया जाए। इससे फायदा क्या होगा? अगर हम देखें, अगर इस तरीके की चीजें होंगी तो हम ये कह सकते हैं संसाधनों पर, ठीक है, सार्वजनिक स्वामित्व होगा। संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व का मतलब क्या है कि रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय पब्लिक एंटरप्राइजेस, यानी कि सरकार की कंपनियों, सरकार मतलब क्या उत्पादन करना है क्या नहीं, सरकार अपनी कंपनियां खोले। जैसे आज हमारे इंडिया में भी भेल सेल गेल
HPCL, IOL है ना, ये सब है कि नहीं है? तो भैया ये सारी कंपनियां हैं, खुद काम करें, खुद उत्पादन करें, इससे फायदा क्या होगा? तो इनका कहना है लाभ कमाना। तो आय का समान वितरण कर पाएंगे हम, है ना? तो रिसोर्सेस, जो इनकम, इनकम इक्वालिटी होगी, ये इनका प्रमुख उद्देश्य है ना? फिर इन्होंने कहा इक्वल अपॉर्चुनिटी आ जाएंगी लोगों के लिए, तो समान अवसर आएंगे, है ना? समान अवसर आएंगे, ये ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन कम होगा, शोषण में कमी आएगी, है कि नहीं? शोषण में कमी आएगी, बोलो, क्योंकि सरकार अब हर चीज देख रही है, तो शोषण भी कम होगा। लेकिन वही बात है कि सरकार के नियंत्रण में, कंट्रोल्ड है, तो फिर लाभ आप यहां पर भूल जाइए, है ना? तो संसाधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व हो जाएगा। किसी एक व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं, मान लो सरकार एक काम करे कि पूरे देश की जो जमीनें हैं उसे अपने हिस्से ले ले, कहे कि कोई भी जमीन का मालिक नहीं होगा, और सरकार कहे कि तुम सब लोगों को जमीन हम देंगे। सरकार ने सबको थोड़ी थोड़ी जमीन दे दी लीज पर, कि उगाओ, खेती करो, और थोड़ा थोड़ा जो पैसा आएगा उसका किराया मुझे दे देना। यही है संसाधनों का समान वितरण, आय का समान वितरण करने का प्रयास, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, लोगों के लिए बेहतर अवसर लाने का प्रयास, एक्सप्लॉइटेशन में कमी, शोषण में कमी लाने का प्रयास, है ना? जो आपको यहां दिख रहा है इसका उल्टा करना है। वेल्थ का कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, कि कोई एक आदमी मालिक नहीं बन रहा। अगर मैं यहां पर देखूं तो वेल्थ डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है कि नहीं? धन का संकेंद्रीकरण नहीं हो रहा, धन का विकेंद्रीकरण भी होगा इससे, धन का विकेंद्रीकरण होगा। अच्छा, एक ये तो हमने समझ लिया कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में चीजें ऐसे चलेंगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार ने जिम्मेदारी ले ली, क्या उगाना है, कैसे उगाना है, कितना उगाना है, लोगों की जनगणना करिए, खिलाइए पीजिए, लोग मस्त रहेंगे, ये ऐसे। तो इन सब के बीच में अगर हम देखें तो इस प्रकार से चलना है, ठीक है। लेकिन यहां पर एक आपको आयाम और ध्यान रखना है, कई बारी समाजवादी अर्थव्यवस्था को कमांड नियंत्रित या रेगुलेटेड मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था को कम्युनिज्म से कंफ्यूज कर जाते हैं। अब ये आप ध्यान रखना, कम्युनिज्म या जो साम्यवादी अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही रिजिड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म है। रिजिड फॉर्म ऑफ सोशलिज्म का मतलब है कि समाजवाद की कठोर संकल्पना है। जैसे समाजवाद तो दो प्रकार से आ सकता है, एक तो समाजवाद आ सकता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, जहां पर लोग चुनाव से सोशलिज्म को स्थापित कर सकते हैं, जैसे यूरोप का सोशलिज्म। यूरोप के समाजवाद में क्या है खासियत? यूरोप के समाजवाद की अपनी खासियत है कि तुमको जो भी चीजें करनी है उसके लिए चुनाव लड़ो, तुमको दो बांटना है, सरकार का संसाधन पर नियंत्रण करना, चुनाव लड़ो, जीतो और आ जाओ सत्ता में, एक ये तरीका है। लेकिन एक होता है मार्क्सिज्म। कार्ल मार्क्स के मार्क्सिज्म में यह है कि भैया अगर संसाधन पर नियंत्रण नहीं मिल रहा तो आप विद्रोह भी करिए, क्रांति भी करिए। क्लास यानी कि वर्ग संघर्ष की बात करते हैं कि मिलजुल कर अमीरों के खिलाफ मोर्चा खोल दीजिए। और वही चीज का इंटरप्रिटेशन आप चाइना में देखते हैं। चीन में माओ जेदांग जब सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि सत्ता नहीं है तो वहां की तात्कालिक सरकार माओ जेदांग को निकाल के फेंक देगी बाहर।
तो माओ जेदांग इंस्पायर किससे रहेंगे? रशिया की रेवोल्यूशन से। अब रूस की रेवोल्यूशन से जब वो बहुत इंस्पायर होते हैं तो वहां पर उनको ऐसा लगता है कि हम भी कुछ स्ट्रगल करें, लोगों को इकट्ठा करें, वही वर्ग संघर्ष है। तो वहां के लोगों ने, उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने उनको इकट्ठा किया, और जब उन्होंने इकट्ठा कर दिया और तो अपनी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, चियांग काई से कुछ समय वहां के रूलर हुआ करते थे, उनके खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। तो हर गरीब तबके का आदमी, आप अक्सर देखते होंगे प्रोटेस्ट करने में कभी अमीर आदमी प्रोटेस्ट नहीं करता, गरीब आदमी, क्योंकि वही सताया जाता है, तो उसको बहलाना फुसलाना बहुत आसान काम है। तो वो संघर्ष किया और माओ जेदांग ताकत से सत्ता में आए। तो आप सोशलिज्म दो तरीके से स्टैब्लिश कर सकते हैं, एक तो चुनाव लड़के सत्ता में आ सकते हैं, नहीं चुनाव लड़के आ सकते हैं तो क्रांति रेवोल्यूशन, वो एक तरीका है। तो माओ जेदांग और जो रशिया की रेवोल्यूशन है वो दो तरीके से आई। लेकिन भारत में जो सोशलिज्म वो ऐसा थोड़ी ना आया। भारत में सोशलिज्म का सोर्स हमारा संविधान है। हमने सोशलिज्म या समाजवाद को एडॉप्ट किया, संविधान में डाला और लिखा हमने, हम समाजवादी अप्रोच के लोग हैं, है कि नहीं? तो एक तो तरीका आपके पास वो भी हो सकता है, ठीक। लेकिन जब हम कम्युनिज्म पढ़ते हैं, जैसे हम चाइना को लेकर कहते हैं कम्युनिज्म है उनका, सोशलिज्म की जगह कम्युनिज्म ज्यादा प्रेफर वर्ड यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि सोशलिज्म थोड़ा रिजिड नहीं है, सोशलिज्म कम्युनिज्म का लिबरल फॉर्म है। लिबरल समझते हो? बहुत आसान, कि करना हम वही चाहते हैं लेकिन हम थोड़ा मध्य मार्ग अपनाएंगे। लेकिन कम्युनिज्म मध्य मार्ग नहीं अपनाता, वो रिजिड है। वो क्या कहता है कि भैया स्टेटलेस सोसाइटी होगी, यानी कि कोई बाधाएं नहीं होंगी। क्लासलेस सोसाइटी होगी, मतलब कोई अमीर गरीब नहीं होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में वितरण पर ज्यादा जोर दिया जाता है कि चीजें को ठीक करिए, और कम्युनिज्म पर संसाधन के स्वामित्व पर ज्यादा जोर देते हैं कि भाई ये हमारा है, हम ही करेंगे, ऐसे समझो आप, ठीक है। तो इसको मैं समअप कर देता हूं, दूसरे पक्ष में ना जाते हुए ध्यान से सुनिए। समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पाद के अंतर्गत उत्पादनों के संसाधनों पर नियंत्रण सरकार या केंद्रीय शक्तियों का होता है। अब सरकार का नियंत्रण होने के नाते इसे हम कई बार कमांड रेगुलेटेड या नियंत्रित अर्थव्यवस्था भी कह लेते हैं। इस अर्थव्यवस्था में क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है, कितना करना है, इस सब का निर्णय जो है वो सरकार खुद लेती। उत्पादन लोगों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। आवश्यकता इसलिए क्योंकि सरकार कर रही है, तो सरकार कोई फालतू चीज नहीं बनाना चाहती। इसका उद्देश्य पब्लिक वेलफेयर यानी कि लोक कल्याण होता है, और इसके कई बहुआयामी परिणाम देखने को मिलते हैं। जैसे यहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, रिसोर्सेस को सार्वजनिक क्षेत्रों के हवाले कर दिया जाता है। यहां पर प्राइवेट कंपनियां ना होकर सरकारी कंपनियां होंगी। आय के समान वितरण पर जोर दिया जाता है, अवसरों की समानता पर जोर दिया जाता है, शोषण में कमी करने पर जोर दिया जाता है और शोषण में कमी की भी जाती है, और धन के विकेंद्रीकरण पर इसमें जोर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, यहां पर मैंने उम्मीद करता हूं ये भी चीज आपने समझ ली होगी, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कम्युनिज्म, साम्यवादी और समाजवादी के बीच का अंतर मैंने बता दिया कि समाजवाद थोड़ा लिबरल फॉर्म है कम्युनिज्म का, और भारत जैसे देशों में समाजवाद है, साम्यवाद नहीं है, ठीक। अब वो तरीके थे उत्पादन करने के, सिंपल सी बात थी। जब मैंने शुरू करी थी क्लास तो मैंने आपको यह बताया भी था कि जब हम भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता, अब यहीं से आप तय कर लो, अगर इस पर कंट्रोल बाजार का है तो यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद है, और अगर इस पर नियंत्रण सरकार का है तो यह व्यवस्था समाजवाद है। इसमें कोई ऐसी बड़ी हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत रॉकेट साइंस है इसको समझने के लिए, ठीक है। जब हम उत्पादन करने जाएं तो बहुत आसान हो, नियम कानून कम हो, तो बस मान लिया हमने कि पूंजीवाद है। लेकिन जहां नियम कानून कम होते हैं, सरकार का नियंत्रण कम होता है, वहां भय भी बहुत होता है ना। अब आते हैं अगले टॉप टाइप पर। अगला प्रकार क्या है?
अगला प्रकार है मिश्रित अर्थव्यवस्था। और ये जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इस व्यवस्था को अगर मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें तो मैं यही कहूंगा कि अर्थव्यवस्था के प्रकार तो दो ही होते हैं, मिश्रित तो जबरदस्ती का टाइप है ना। कायदा अगर देखें तो होता तो दाल चावल ही है ना, दाल अलग और चावल अलग, खिचड़ी मिक्सचर हो गई, है ना। सिमिलर यहां भी है कि टाइप दो ही है, लेकिन जबरदस्ती का कि कुछ गुण हमें पूंजीवाद के लेने और कुछ गुण हमें समाजवाद के लेने, तो हमने बना ली मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगर हम देखें कि आपसे पूछा जाए कि ये समाजवाद होता क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो हम इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, जहां पर को एग्जिस्टेंस ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म ठीक है। तो हम ये क्या कह सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि समाजवाद एवं पूंजीवाद, ठीक है, सह अस्तित्व में होते हैं। सह अस्तित्व समझते हैं आप? सह अस्तित्व का मतलब है जहां पर एक साथ होते हैं। तो जहां कैपिटलिज्म दोनों होगा, तो उस अर्थव्यवस्था में क्या होगा, उसका अपना एक उद्देश्य भी होगा। दोनों चीजें एक साथ क्यों लाना चाहते हैं, तो उसका एक सर उद्देश्य यह हो सकता है ना, पब्लिक वेलफेयर विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लो जी, सबसे बढ़िया लिख दिया हमने। क्या लिख दिया? लाभ अर्जन के साथ साथ लाभ अर्जन के साथ लोक कल्याण, है ना। लाभ अर्जन के साथ क्या, लोक कल्याण। हो गया काम। तो अब इसमें क्या होगा, कुछ गुण लेने आपने कैपिटलिज्म के। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया कैपिटलिज्म में गुण क्या हैं, क्या ऐसे गुण हो सकते हैं जो हमें लेने हैं। कैपिटलिज्म तो कितना गंदा है, समाजवाद कितना अच्छा था, है ना। जैसे कैपिटलिज्म का एक गुण यह हो सकता है कि लेजेस फेयर का मतलब हस्तक्षेप। अब बताओ, क्या उद्योगों के विस्तार के लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। सरकार बहुत ज्यादा नियंत्रण लगेगी, कैसे उद्योग आएंगे, है ना, अगर उद्योगों का विस्तार होगा। फिर कैपिटलिज्म में दूसरा क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए, है कि नहीं। हमने इसको इसलिए भी अडॉप्ट किया जिससे तकनीकी एवं नवाचार आए, इसलिए भी हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर कैपिटलिज्म में बहुत आता है ना। अगर मैं ऐसा देखूं, फिर यहां पर कैपिटलिज्म के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि कैपिटलिज्म में हमने कैपिटलिज्म को मिश्रित में इसलिए डाला कि हम चाहते हैं कि निजी क्षेत्रों का विस्तार हो, है ना। क्या लिख सकते हैं, एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। क्यों, इससे फायदा यह मिलेगा, जरा बताओ कि अगर कैपिटलिज्म के फीचर को आप लोगे तो क्या मिल सकता है निजी क्षेत्रों से। एक तो फायदा मिलेगा इससे एम्प्लॉयमेंट, सर ये फायदा मिल सकता है। दूसरा, हमारी जो जीडीपी बढ़ेगी वो भी तो फायदा मिलेगा। फिर ये हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन में भी फायदा करेंगे कि नहीं, इसीलिए हमने मिश्रित को चुनना है। अब अगर आपके यहां पर कैपिटलिज्म है तो निवेश या इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, बढ़ेगा।
तो एफडीआई वगैरह को भी हमें प्रमोट करने में मदद मिलेगी। तो ये फायदे हो सकते हैं जब कोई भी देश क्या अडॉप्ट करेगा। अगर कोई भी देश अडॉप्ट कर रहा है आपका कैपिटलिज्म, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ देखो यहां लाभ, रोजगार, इन सब की बात हो गई, उद्योगों का विस्तार हो जाएगा। उद्योगों के साथ साथ आप इसको लिख सकते हैं सेवा क्षेत्र का भी विस्तार, मतलब इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, दोनों सेक्टर ग्रो करेंगे, दोनों बढ़ेंगे आगे बढ़। तो ये इसलिए हमें चाहिए है। भारत की आबादी बहुत है। अगर भारत की बात करूं, यहीं पे मैं लिख देता हूं कि जब भारत को चुनना था तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही चुना। वो बात अलग है कि 1950 से 1991 तक भारत का मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद की तरफ झुका हुआ है, यानी कि तब आपको सोशलिज्म ज्यादा है। लेकिन 1991 से लेकर वर्तमान में आपका जो अर्थव्यवस्था है वो पूंजीवाद की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है जरा देख लो। ये किसने बता दिया हमें कि पूंजी समाजवाद की तरफ झुका हुआ है? आज नहीं झुका, पहले झुका था? नहीं जी, आज हम समाजवाद की तरफ इसलिए ज्यादा झुके हुए दिखाई दे रहे नहीं देते हैं क्योंकि अब सरकार उत्पादन में अपनी भूमिका को सीमित करने सी लगी है। 1950 से 1990 के दशक तक सरकार ने जो 1956 की औद्योगिक नीति बनाई, उस औद्योगिक नीति से को साफ समझा जा सकता है कि सरकार उस समय विस्तार देना चाहती थी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को। इसके बहुत उदाहरण है। प्राइवेट क्षेत्र की बैंकों को सरकार ने तब्दील कर दिया, बदल दिया, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया और राष्ट्रीयकरण करके उन्हें सरकारी क्षेत्र की बैंक बना दिया। इसका एक और उदाहरण है एयर इंडिया। 1954-55 की बात है शायद। उस समय जो एयर इंडिया प्राइवेट क्षेत्र की कंपनी हुआ करती थी, सरकार ने उसे पूरी तरीके से अपने अधिग्रहण में ले लिया। और इसी दरमियान सरकार ने राज्य सरकारों से बोलकर कई सारी चीनें मिली, कपड़ा मिले और कई प्रकार के उद्योगों को स्थापित करने का प्रयास किया। हालांकि प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के लिए जगह थी, लेकिन वो जगह बहुत मामूली थी, बहुत कम थी। इससे पता चलता है कि सरकार का जो मिक्स्ड इकोनॉमी का स्टांस था, या जो मिक्स्ड इकोनॉमी को लेकर था कि 1950 से 1991 के बीच का समय, उस समय सरकार को ऐसा लगा कि हम अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाजवादी नेचर रखते हुए आगे बढ़ेंगे। समाजवाद के पीछे क्यों बढ़ना है? और समाजवाद को लेकर तो सरकार इतनी ज्यादा एक तरीके से ऑब्सेस हो गई कि उसने 44वें संविधान संशोधन से समाजवाद को जोड़ा। कहा कि नहीं जी हम समाजवादी हैं, उसने बताया पर प्रस्तावना में जोड़कर, जब लोगों ने मानना बंद कर दिया। तो उसी तरीके से 1991 में नई आर्थिक नीति आती है। लेकिन आपको पता होगा कि जहां जहां पर जब कभी भी निजी क्षेत्र की मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के लोग या सरकारी कंपनियां काम करते हैं तो उनकी अक्षमता के कारण उतने एफिशिएंटली उन्होंने काम नहीं किया। उससे भारतीय सरकार के ऊपर, संसद के ऊपर, भारतीय संचित निधि के ऊपर बहुत ज्यादा राजकोषीय दबाव बढ़ गया। देश में इन्फ्लेशन आ गई, उत्पादन नीचे चला गया और बहुत सारी सरकारी कंपनियों को कर्ज हो गया। इसीलिए 1991 में फिर नई औद्योगिक नीति लॉन्च करी गई जिसमें एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया गया। अब उसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को खोल दिया गया और उस अर्थव्यवस्था, उस समय जो नई एलपीजी बनाई गई उसमें पूंजीवाद के गुण ज्यादा शामिल कर दिए गए। तब से कहा गया कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो झुका हुआ है किसकी तरफ? पूंजीवाद की तरफ। अब हमारी अर्थव्यवस्था में सोशलिज्म भी है क्या? हमने सोशलिज्म से क्या सीखा? हम सोशलिज्म से सीखते हैं समान वितरण का कार्य, है ना। यानी कि हमने कोशिश करी इक्वल या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की। अब ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है?
इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि कोई भी संसाधन है, कोई भी गुड्स है, अगर आप खरीद सकते हो तो ठीक है, नहीं तो जो गरीब लोग हैं सरकार उनको सब्सिडी देकर खरीदवा देगी। जैसे एलपीजी, मैं पैसे वाला हूं तो मैं बिना सब्सिडी के खरीदता हूं, और अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो सरकार सब्सिडी दे देगी, तो हो गया ना समान वितरण। मेरे पास भी गैस आ गई, उसके पास भी गैस आ गई, है कि नहीं? तो समान इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये नेचर हम लाए कि हर किसी के पास कुछ ना होना है, सब कुछ होना चाहिए। फिर इसी का एक फीचर है इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि समान अवसर, समान अवसर होने चाहिए, यह बात भी आई। तो सरकार अब समान अवसर के लिए बहुत सारे कदम उठाती। जैसे अगर मैं आज देखूं तो इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी है इंडिया में, सब किसी को समान अवसर देने का प्रयास लगातार करती है वो। आप देखिए रिजर्वेशन ही इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। यहां तक कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है हर किसी के साथ कोई भी भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो इक्विटेबल अवसर भी सोशलिज्म का ही फीचर है। अफर्मेटिव एक्शन लेकर, सकारात्मक कदम उठाकर सरकार सबको समान रखने का प्रयास करती है। इसके अंतर्गत धन के संकेंद्रीकरण से बचाती। आज आप समझिए, धन का संकेंद्रीकरण नहीं होने देती। धन का संकेंद्रीकरण भी भारत में नहीं होना चाहिए। अब कोशिश तो वो करती, वेल्थ डिसेंट्रलाइजेशन, ये इसका एक बढ़िया फीचर है नहीं? तो धन का संकेंद्रीकरण नहीं होता। आप देखेंगे यहां जब हम पढ़ रहे थे पिछले में, तो हमने क्या देखा था? आय का समान वितरण करने का प्रयास कर सकते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं, शोषण में कमी ला सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। आज आप देखो, क्या हमारे देश के अंदर काम करने के लिए लेबर लॉज हैं, श्रम कानून है? यस, वही श्रम कानून सामाजिक कानून है, और क्या बचाते हैं आप देखिए, महिलाएं मैटरनिटी लीव ले सकती है, किसी व्यक्ति को समस्या हो या कैजुअल लीव है, कितने वर्किंग आवर्स है, सब कुछ तय है कि नहीं? रिसोर्सेस पे कंट्रोल, यानी कि कुछ सेक्टर्स को रिजर्व किया हुआ है, रिजर्व सेक्टर है। अब ये रिजर्व सेक्टर क्या है? जैसे आरक्षित क्षेत्र अभी भी है सरकार के पास। जैसे रेलवे लाइफलाइन है तो सरकार ने अपने पास रखी हुई है। बहुत सारे पब्लिक एंटरप्राइजेस भी हैं, है ना, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम भी हैं। अब सार्वजनिक उपक्रम हैं, सरकारी कंपनियां हैं, तो सरकार उनमें नौकरियां भी देती। तो दोनों टाइप के नेचर आज मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं, और भारत इसका बढ़िया एग्जाम्पल भी है ना? भारत इसका एक बेहतर एग्जाम्पल भी है। इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि तीन प्रकार के, जैसे अभी आज जो बात हुई हमारी, इसको समराइज कर लीजिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है जहां समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। इट मींस मिक्स्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी वेयर द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। ऑब्जेक्टिव है पब्लिक वेलफेयर भी करेंगे और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि गवर्नमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करता है। कैपिटलिज्म से क्या ले सकते थे? तो हम ले सकते थे कि लेजर फेयर, लिमिटेड कंट्रोल, जिससे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को प्रमोट कर सके, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनोवेशन, ये सब चीजें भी आ सके, एफडीआई बढ़ सके और प्राइवेट सेक्टर को और बढ़ाया जा सके, ग्रोथ हो सके, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, जीडीपी बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, ये सब कर सकते थे। सोशलिज्म से क्या सीखते? तो सोशलिज्म से हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सीखना चाहिए, लेबर लॉज लाने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रमोट करनी चाहिए, वेल्थ का डिसेंट्रलाइजेशन पर फोकस करना चाहिए, एंड कुछ सेक्टर्स को रिजर्व करना चाहिए। जैसे मैंने रेलवे का एग्जांपल दिया, पब्लिक एंटरप्राइजेस होने चाहिए। तो बस ऐसे चलता ही है, इंडिया में है, सरकारी कंपनियां भी काम करती हैं और प्राइवेट कंपनियां। बस ये समझ लो, जहां प्राइवेट
कंपनियां, सरकारी कंपनियां मिलजुल कर काम कर रही हैं। अब तो इतना मिलजुल कर काम कर रही हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लेती हैं वो, है ना। तो ऐसी चीजों को हमने बोलना है कि ये भाई क्या है, ये हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि उत्पादन के आधार पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो निजी क्षेत्रों के या बाजार के हाथ में, उनको हमने बोला कैपिटलिस्टिक। ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो केंद्रीय शक्तियों या सरकार के हाथ में, उनको हमने बोला समाजवादी। और ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जहां पर मिश्रित, जहां पर समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण विद्यमान हो, तो उसे हमने बोला मिश्रित अर्थव्यवस्था। यह है उत्पादन के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। आगे भी देखते रहिएगा, लेक्चर्स और भी अपलोड जल्दी ही कर दिए जाएंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जल्दी मिलते हैं।